Hello students, welcome to electrostatics session number 10. In this session, we'll be studying in continuation from session 9th. But before we start that, एक टॉपिक है जो सेशन 9 का है जो मैं वापस एक बार पढ़ाना चाहता हूँ बिकॉज सेशन 9 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेशन 9 में 38 मिनट 48 सेकेंड पर जो है एक डेरिवेशन है जो किसी टेक्निकल इशू की वजह से स्किप हो गया था, तो उस डेरिवेशन की शुरुआत में यहाँ पर करूंगा. लेट मी कवर दैट एंड इवेंचुअली जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10th सेशन को पढ़ना शुरू करेंगे. एंड दैट डेरिवेशन वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस. यानी अगर आपको 2 पॉइंट चार्ज दिया गया है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरीके से निकालेंगे, ये था वो. नाउ द कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूजिंग इज, हमने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा था, हमने वर्क पर एनर्जी में पढ़ा है that change in potential energy in taking a charge from point A to point B is equal to negative of the work done by a conservative force in taking the charge from point A to point B. And in this case we are talking about electrostatic force and electrostatic force is conservative. तो यहां पर मैं इसी को लिख सकता हूं that change in electrostatic potential energy. Now I am applying this to electrostatics. So change in electric potential energy in taking the charge from A to B will be equal to negative of the work done by electric force in taking the charge from A to B. This is what we have got. अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे? इसमें 2 पॉइंट चार्जेस आपको दिया गया है, आप एक चार्ज को फिक्स मान लो और दूसरे चार्ज को मूव करेंगे. कैसे? ये आपका जो है कैपिटल क्यू चार्ज है, 2 चार्ज ले रहा हूं मैं, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू. यहां पर जो 2 पॉइंट चार्जेस है दे आर कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू. तो ये कैपिटल क्यू को मैंने यहां पर रखा और ये स्मॉल क्यू मैं यहां पर रखने वाला हूं और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो आर होगा. और मुझे पूछा जाएगा फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है. बट इन ऑर्डर टू अचीव दैट मुझे इसका डेरिवेशन करना है, इसकी वैल्यू निकाल कर लानी है. तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? फॉरगेट अबाउट दिस आर, इस आर को आप भूल जाओ. मैं क्या करूंगा कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है उस स्मॉल क्यू चार्ज को मैं इन्फिनिटी से जो है इस पॉइंट पर लेकर आऊंगा. ये मेरा डिजायर्ड पॉइंट है, मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर इसको लेकर आने वाला हूं. यानी कि इन्फिनिटी से डिजायर्ड पॉइंट, इन्फिनिटी से डिजायर्ड पॉइंट मैं यहां पर लाने वाला हूं. एंड आई विल बी कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो अब मैं क्या करूंगा इन ऑर्डर टू अचीव दैट? इफ यू सी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है एज पर कूलम्स लॉ. यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू और जो स्मॉल क्यू, जो इसमें कहीं भी हो सकता है, उसके बीच का जो फोर्स होगा वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस लगातार बदलेगा बिकॉज मैं इन्फिनिटी से उसको यहां पर लाऊंगा. एंड सिंस द डिस्टेंस विल चेंज यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदलेगा. और मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाया हुआ था कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा जाता है F, वर्क डन बाय फोर्स, F इज इक्वल टू F डॉट S, वेयर S इज द डिस्प्लेसमेंट. ये कब लिखा जाता है? व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट. जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता है तब आप इस तरह की चीज लिख सकते हो. हाउएवर व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, जब आपका फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, इन दैट केस आप इसको एलिमेंटल फॉर्म में लिखेंगे dW इज इक्वल टू F डॉट ds. आप इस तरीके से लिखेंगे which is nothing but work done is equal to integration F dot ds. इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनने वाला है. तो यहां पर सिंस हमारा फोर्स वेरिएबल है, कोलम्बिक फोर्स जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है और डिस्टेंस वेरी करने वाला है फ्रॉम इंफिनिटी टू इट विल रीच अ पॉइंट r. सो इन दैट केस हाउ डू वी राइट इट डाउन? मैं क्या करने वाला हूं कि एक जनरल पॉइंट यहां पर मैं अपने चार्ज q को लाकर रख दे रहा हूं. मैंने यहां पर अपने चार्ज q को लाकर रख दिया और ये पॉइंट q जो है वो यहां से r डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है. सो दिस डिस्टेंस व्हिच आई एम शोइंग बाय ब्लैक इज स्मॉल r. ये स्मॉल r डिस्टेंस है. तो यहां पर मेरा चार्ज q रखा हुआ है. अब ये चीज को मैंने फिक्स्ड रखा है कैपिटल Q को और स्मॉल q को मैं मूव करने वाला हूं. आई कैन मूव दिस. तो मुझे देखना है कि जब मैं स्मॉल q को मूव करता हूं तो उस केस में कितना वर्क डन होता है. तो मुझे पहले इसको मूव करना होगा बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे वर्क डन लिखना होगा, फिर उसको हम इंटीग्रेट
कर देंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका स्मॉल क्यू पे फोर्स कितना लग रहा होगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्स इज टुवर्ड्स राइट एंड इट विल बी गिवन एज एफ। आपका जो फोर्स हो जाएगा ये फोर्स टुवर्ड्स राइट होगा। अब आपका जो आर का वैल्यू है, यानी कि आप जो है इसको डिस्प्लेस करने वाले हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये आप डिस्प्लेस करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी योर ds वेक्टर। सो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। आप क्या कर रहे हो, आप इसको इस पॉइंट पर लाना चाहते हो, राइट? तो इसको लेफ्ट में आप डिस्प्लेस करोगे। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर जो है आप जो है इस ds को आप देखेंगे तो ये आपका r वेक्टर है। यहां से आप अगर लिखना चाहेंगे तो इस r को आप बाकायदा लिख सकते हो इस तरीके से, दिस इज योर r वेक्टर which is nothing but the position vector which is representing the position of this point from capital Q। तो अगर ये r वेक्टर है तो dr वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो r वेक्टर के करस्पॉन्डिंग में dr वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं, बट मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं लेफ्ट में, तो मैं यहां पर बड़ी आसानी से एक चीज लिख सकता हूं कि मेरा जो ds वेक्टर होगा वो माइनस dr वेक्टर होगा। ये मुझे समझने की जरूरत है। एक बार फिर से देखना, ये चार्ज स्मॉल क्यू है, यहां पर उसमें फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है और मुझे उसको लेफ्ट में डिस्प्लेस करना है। कितना डिस्प्लेस करना है, ds, जो कि मैं वहां लिख चुका हूं। अब ये पॉइंट का पोजीशन अगर मैं देखूं, जो यहां से मेजर करूं, तो r वेक्टर है, तो dr वेक्टर r वेक्टर के अलोंग dr वेक्टर होगा, तो ds वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ dr वेक्टर। तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब हम अपना डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अब जो है जब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस स्पेस। ऑब्वियसली इंफिनिटी है यहां कहीं पर, तो अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर वर्क डन विच इज dw विच इज इक्वल टू f डॉट ds। तो f डॉट ds अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री। सो f डॉट ds को तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं, f डॉट ds को मैं क्या लिख सकता हूं, ds को मैं लिख दूंगा माइनस dr। तो मैंने यहां पर लिख दिया बकायदा माइनस dr, इस तरह से मैंने रिप्लेस कर दिया और मुझे वैल्यू यहां पर निकल कर आ जाएगी माइनस f डॉट dr। इस तरह से हमने वैल्यू इसका लिख दिया, राइट? अब जो है आप यहां पर इसको जब रिप्लेस करेंगे देन यू विल एंड अप गेटिंग कि dr और f के बीच में आप देख रहे हैं तो एंगल 0 है, तो ये ओपन हो जाएगा माइनस f dr एंड दैट इज गोइंग टू बी योर dw। अब यहां पर जो f की वैल्यू लिखो, जो कोलम्बिक फोर्स होगा कितना होगा, इट्स गोइंग टू बी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर एंड दैट्स गोइंग टू बी dr। ये हो गया आपका dw। तो आप dw ऐसे लिख लो यहां पर एंड माइनस q और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिखो, k q q एंड इंटीग्रेशन dr, और लेट्स जस्ट राइट इट एज dr अपॉन r स्क्वायर। अब जो है यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको इंटीग्रेट करना होगा दोनों तरफ। जब आप इसको यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, स्मॉल q कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर रह जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन यहां पर लिखेगा। तो मुझे वर्क डन लिखना है, कहां से कहां मूव किया है मैंने, आई हैव मूव्ड इट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो यहां पर मैं लिखूंगा r A to RB, from position A to position B, or let me just write it as from A to B। ये लिमिट लगा दी मैंने। अब जो है तो वर्क डन हो जाएगा। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to B विल बी रिटन एज माइनस KQQ। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/r, और अब जो है आप इसमें लिमिट लगाएंगे फ्रॉम RA टू RB। सो ये निकल कर आएगा आपका KQQ एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/RA minus 1/RB. This is what we will end up getting. That will be the work done in taking the charge from A to B. No, this is going to be 1/RB minus 1/RA minus 1/RB. Yes, that is the integration that we have got. तो ये हमें वैल्यू मिल गया यहाँ पर।
इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं. इनफैक्ट यू शुड रिमेंबर दिस. सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसको आप बाकायदा नोट कर लो इस तरीके से. What will this be written as? This will be written as work done by electric force in moving the charge. कौन सा चार्ज यहां पर हम मूव कर रहे हैं? In moving the charge small q from A to B in presence of कैपिटल Q. यानी आपका जो स्मॉल q चार्ज है वो कैपिटल Q की प्रेजेंस में है. दिस स्मॉल q इज मूव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल Q. सो अगर A से B अगर आप मूव करेंगे तो ये वर्क डन होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई वांट इज कि आप जो है इसमें ये पार्ट को नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं, बिकॉज आई नीड टू कंटिन्यू विद दैट डेरिवेशन. सो प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है. So now I'm going to rub it. Okay. All right. So अब ये हुआ मेरा work done by electric field. So change in potential energy, what electric potential energy in taking the charge from A to B will be given as negative of the work done. Negative of the work done मतलब क्या हो जाएगा? K Q Q 1 upon R B minus 1 upon R A. तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत है. What is this? This is going to be change in potential energy. Change in potential energy in moving a charge. किसको मूव किया गया आपने? In moving a charge small q from point A to point B in the presence of external charge capital Q. यानी कि जब आप A से B लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होगा K Q Q 1 upon R A minus 1 upon R B, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा 1 upon R B minus 1 upon R A. सो प्लीज ये दोनों फॉर्मूले को याद रखो. इसमें आप कहां से कहां लेकर गए हो? इसमें आप A से B लेकर गए हैं. अब इसको मैं राइट वाला पार्ट रब करने जा रहा हूं और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन को मैं यहां दोबारा लिख लेता हूं. सो यहां दोबारा अगर मुझे वर्क डन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? आई विल बी राइटिंग इट एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू K Q Q 1 upon R A minus 1 upon R B, क्योंकि इसकी मुझे अभी जरूरत पड़ने वाली है. एंड आई विल टेक दिस ऑफ. ठीक है. अब ये रहा डेरिवेशन आपने नोट कर लिया. प्लीज 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 रिमेंबर दिस, इसको याद रखो. आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर गए हो. अब जो है हमने यहां पर मैं एक स्पेशल केस रख रहा हूं. अभी तक हमने क्या किया? यहां डेरिवेशन हम A से B लेकर गए थे. अब मैं बोल देता हूं कि भाई आपका A जो है इंफिनिटी है और B जो है आपका वो गिवन पॉइंट है, और जो गिवन पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर है? वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है. A इंफिनिटी पर है, B आपका गिवन पॉइंट है स्मॉल r डिस्टेंस पर. इन दैट केस आपका हुआ कैसे रहा होगा कि ये आपका कैपिटल Q था, ये स्मॉल r डिस्टेंस था, यहां पर आपको लाना है. कहां से आप लेकर आए? आप उसको इंफिनिटी से स्मॉल r डिस्टेंस पर लेकर आए. तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया. सो अल्टीमेटली योर सिस्टम विल लुक लाइक कि कैपिटल Q और आपका स्मॉल q जो है ये है, और ये स्मॉल q को आप यहां पर डिस्प्लेस कर रहे हो. तो अल्टीमेटली आपका यहां पर जो है वर्क डन क्या निकलेगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट r विल बी K Q Q 1 upon RB minus 1 upon RA. That is 1 upon RA minus 1 upon RB, which is 1 upon infinity minus 1 upon R, which is going to be minus KQQ upon R. And therefore, the change in potential energy in taking the charge from infinity to the given point R will be KQQ 1 upon R minus 1 upon infinity, which is going to be KQQ upon R. Now this can be written as, this is change in potential energy यानी final potential energy minus initial potential energy. ये initial point है, final point है.
तो u at r माइनस u at इंफिनिटी इज इक्वल टू k q अपॉन स्मॉल r। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाता है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज k अपॉन स्मॉल r। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, एक आपका कैपिटल Q, एक आपका स्मॉल q, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। सो इस केस में इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा k अपॉन स्मॉल r। सो यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस एज वेल। ये दोनों डिटेल्ड फॉर्मूला है, वेरस ये आपका जो है थोड़ा प्रिसाइज फॉर्मूला है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, हाउएवर यू नीड टू रिमेंबर ऑल थ्री। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें जब आप कैपिटल Q और स्मॉल q की वैल्यू डालेंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करते हुए डालना है। तो अब मैं जरा से यहां से हट जा रहा हूं, आप इसको प्लीज नोट कर लो। चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10th सेशन शुरू करते हैं, और इसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का समझने का तरीका बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं सीधे तरीके से डिफाइन करूंगा, दिस विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल V। जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट किया था बाय अ सिंबल U, यहां पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल V। चलिए दो पॉइंट चार्ज के लिए जानने की कोशिश करते हैं। जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, और वो जानने से पहले लिखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, in taking a charge from A to B, is equal to negative of the work done by electric field in taking the charge from A to B। ये हमारा सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला था जो वर्क पर एनर्जी से आया था, जिसका हम बार बार यूज करने वाले हैं। प्लीज इसका एप्लीकेशन तुम्हें पता होना चाहिए, वरना पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कभी समझ नहीं आ पाएगा। सो प्लीज नो दिस। तो उसी तरह से इसमें डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, यहां पर हम किसको मूव कर रहे हैं? वी आर मेकिंग द चार्ज स्मॉल q को मूव कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में मूव कर रहे हैं? कैपिटल Q की प्रेजेंस में। तो यहां पर व्हाट इज गेटिंग मूव्ड? यहां पर स्मॉल q इज मूव्ड, जो छोटा वाला चार्ज है ना उसको मूव किया गया है। तो जिस चार्ज को मूव किया जा रहा है उस चार्ज से डिवाइड करना होता है। देयरफॉर हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल, V पोटेंशियल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। किसको मूव कर रहे हैं हम? स्मॉल q चार्ज को, तो डिवाइड बाय q। तो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। हाँ, A से लेकर B, यहां पर भी A से लेकर B। तो इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। अगर आप 2 पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो 2 पॉइंट चार्ज को हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे? जैसे आपने 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा? ये आपका कैपिटल Q था और ये आपका स्मॉल q था, इनके बीच में डिस्टेंस वाज r। सो इस केस में आपसे कोई बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी था दैट वाज k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, द डिस्टेंस वाज r। लेकिन इसमें अगर कोई मुझे बोलेगा कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं दिस इज लेट्स से पॉइंट P, तो किसी ने बोला कि पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालो, तो मैं कहूंगा दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी गिवन बाय k q स्मॉल q अपॉन r द होल डिवाइडेड बाय स्मॉल q। क्यों मैंने स्मॉल q से आपको यहां पर डिवाइड किया? इट्स बिकॉज हमने स्मॉल q चार्ज को हम मूव करते थे, हम कैपिटल Q को फिक्स रखते थे। देन इन दैट केस इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल निकल कर आएगा दैट विल बी k q बाय r। ये पोटेंशियल निकल कर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव रन आउट ऑफ स्पेस, तो ये एनालॉजी को अगले स्लाइड में, अगले इसके जस्ट आगे के पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार इस चीज को समझाता हूं। सी, चेंज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? जो चार्ज को हम मूव करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब एक चार्ज को स्मॉल q को A से B मूव किया, तो ऐसे लिखा था वर्क पर एनर्जी से। सो पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर कौन सा चार्ज? जो चार्ज को मूव किया।
अब उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने स्मॉल q को मूव करके यहां पर लाके रखा था, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, और पोटेंशियल एनर्जी था हमारा k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r। नाउ पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? अब पोटेंशियल क्या होगा? पर यूनिट चार्ज। जब आप पर यूनिट चार्ज लिखोगे तो चार्ज को आपको गायब करना होगा, बट कौन सा चार्ज होगा? वो स्मॉल q। तो आप स्मॉल q को गायब कर दोगे तो आपको मिलेगा kq by r, यानी कि दिस kq by r is the potential created by capital Q at this point. It is the potential created by capital Q at this point. तो यहां पर जब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सो ये आपका कैपिटल Q है, तो इससे r डिस्टेंस पर यहां पर पॉइंट P पर अगर कोई मुझसे पूछे दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, then it is going to be K capital Q by small r। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, मैं सिमिलर तरीका आपको यहां पर बताना चाहता हूं। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट दी स्टेप्स टू फाइंड पोटेंशियल, स्टेप्स टू फाइंड पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। कैसे स्टेप हम लिखेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका जो गिवन पॉइंट है, उस गिवन पॉइंट पर एक एक्सटर्नल चार्ज को लाके रख दो। सो यहां पर आप लिखेंगे कि प्लेस एन एक्सटर्नल चार्ज। इस केस में एक्सटर्नल चार्ज स्मॉल q होगा, क्योंकि हम पोटेंशियल किसके लिए लिखना चाह रहे हैं? हम यहां पर पोटेंशियल लिखना चाह रहे हैं हमारे कैपिटल Q के लिए, तो एक्सटर्नल चार्ज क्या होगा? स्मॉल q होगा। सो प्लेस एन एक्सटर्नल चार्ज स्मॉल q एट P पर ला करके एक्सटर्नल चार्ज को रख दो। सेकेंड, राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को लिखो। थर्ड, डिवाइड पोटेंशियल एनर्जी बाय एक्सटर्नल चार्ज। जो आपका एक्सटर्नल चार्ज है उसको डिवाइड कर दो। जैसे आप एक्सटर्नल चार्ज से डिवाइड कर दोगे आपको मिल जाएगा पोटेंशियल। तो कैसे किया जाएगा? ये मेरा कैपिटल Q था, किसी ने मुझसे कहा कि भाई स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पॉइंट P पर बताओ पोटेंशियल कितना होगा। मैं क्या बोलूंगा? एक एक्सटर्नल चार्ज को लेकर आओ और उस एक्सटर्नल चार्ज को यहां पर पुट कर दो। तो मैंने जो है बाहर से एक एक्सटर्नल चार्ज में लेकर आ गया और उस एक्सटर्नल चार्ज को मैंने यहां पर पुट कर दिया। ये मेरा स्मॉल q एक्सटर्नल चार्ज है। अब आप उसने बोला है ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा k q स्मॉल q अपॉन r। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखा। अब उसने बोला कि जो एक्सटर्नल चार्ज है उसको डिवाइड करके निकाल दो। तो इसको डिवाइड करके जब मैंने निकाला तो ये कट गया और ये कट गया, तो मुझे पता चला दैट द आंसर इज कैपिटल KQ अपॉन स्मॉल r, यानी कि पोटेंशियल क्रिएटेड बाय कैपिटल Q एट पॉइंट P, द पोटेंशियल क्रिएटेड बाय कैपिटल Q एट पॉइंट P इज गिवन एज K capital Q upon small r. You need to remember this as a formula. This is a potential created by a point charge capital Q at a distance r. मैंने इसको बहुत पहलू से बताने की कोशिश की है, एक डेफिनेशन से बताने की कोशिश की है, दूसरा जो है यहां पर वर्क पर एनर्जी से समझाने की कोशिश की है, और तीसरा मैंने उसके बारे में स्टेप्स भी लिखा है। तो काइंडली प्लीज नोट दिस डाउन एंड रिमेंबर कि किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पर पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं। काइंडली नोट करो इसको। जस्ट अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और उसका हमने फॉर्मूला निकाला, दैट वाज KQ by r। अब मैं यहां पर प्लॉट करना चाहता हूं उसका ग्राफ, यानी y वर्सेस x कैसे हम बनाएंगे। यहां पर मैं आपका कैपिटल कैपिटल Q चार्ज लिखना चाहता हूं, इसके लिए प्लॉट करूंगा। एंड दिस इज द रेडियल डिस्टेंस एंड दिस is going to be the potential का value, ये potential का value होगा। So this is the potential and this is the radial distance, and similarly I'm going to do the same experiment for a negative charge। यहाँ बना लेते हैं for a negative charge which is going to be minus q। तो ये minus q के लिए मैं same चीज करने वाला हूँ। Again this is going to be the radial distance, that is r, and this is going to be the potential which is going to be v। तो ये v हो जाएगा, आपका v हो जाएगा स्मॉल r और स्मॉल r। इस तरीके से आपका जो है हमें प्लॉट बनाना है। अब द फॉर्मूला इज, रिमेंबर द पोटेंशियल इज गिवन एज KQ बाय स्मॉल r। सबसे पहली चीज, यहां पर चार्ज जो है कांस्टेंट है, नो डाउट, तो चार्ज तो नहीं बदल रहा।
कैपिटल के कांस्टेंट है, अगेन वो नहीं बदल रहा, तो बदलेगा कौन, स्मॉल आर, इसीलिए मैंने स्मॉल आर यहां पर दे रखा हुआ है। यहां से इन्फो क्या पता चलती है, दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस चीज को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट यहां पर एक चीज जानने की कोशिश करो, इसमें डिपेंड करता है कि कैपिटल क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बिकॉज अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव है, यानी कि जब मैं यहां पर इस चीज को प्लॉट करना चाहूंगा, तो जब मैं लिखूंगा तो आई विल बी राइटिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू के, कैपिटल क्यू को लिखा मैंने प्लस क्यू, अपॉन मैंने लिखा वैल्यू को आर। अब ये जो आर है, ये आर का मतलब समझना, दिस इज रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि राइट वर्ड आर पॉजिटिव लूंगा और लेफ्ट वर्ड आर नेगेटिव लूंगा, इट्स अ रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस हर डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा सेंटर है, तो ये पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस है लेट्स से 5 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस ही 5 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस ही 5 सेंटीमीटर है, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, द आंसर इज नन। रेडियल डिस्टेंस जो होता है उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। हाँ, जो लीनियर डिस्टेंस होता है, जो एक्स एक्सिस बनाया जाता है जिसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स आ सकता है, बट रेडियल डिस्टेंस में द आंसर इज पॉजिटिव, यानी यहां पर दिस वैल्यू आर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। प्लॉट करने की कोशिश करना, आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। I'm going to apply the same thing here. When I apply the same thing here, I'm able to write it as कि मैंने v को लिख दिया कि यहां पर मैंने लिखा माइनस क्यू अपॉन आर। दिस आर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, यानी ग्राफ का नेचर तो ऐसा ही होगा, बट एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव, यानी आपका ग्राफ ऐसा दिखेगा, यानी आपका ग्राफ इस तरीके से आपके ग्राफ दिखेंगे। इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। सो काइंडली प्लीज इसको नोट कर लो। नाउ आई वांट यू टू सॉल्व अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन से आपको काफी लर्निंग डेवलप होगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो उन्होंने दे रखा हुआ है 20 वोल्ट, और उन्होंने बोला है कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज -40 वोल्ट। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 20 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज -40 वोल्ट। अब उन्होंने बोला है 2 पॉइंट का पोटेंशियल मैंने बता दिया। अब उन्होंने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बी से ए ले गए, इलेक्ट्रॉन को बी से ए ले गए, और उन्होंने बोला कि बताओ जब आप इलेक्ट्रॉन को बी से ए लेकर गए तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना हुआ और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कितना हुआ, ये हमें निकालने यहां पर कहा गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझना। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद जो है मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो आई अज्यूम आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया है, अभी मैं बता दूं कैसे सॉल्व होगा। जो आपको याद होगा, मैंने जो वर्क पावर एनर्जी मैंने लगाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी लगाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो मैंने आपसे कहा था दैट चेंज इन potential energy in taking a charge from A to B is equal to negative of work done by electric force in taking the charge from A to B। इसमें एक चीज मैंने आपको तभी नहीं बताई थी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, और आपको इसको याद रखना होगा। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A to B is negative of work done by electric field in taking the charge from A to B। This whole thing is also equal to, यानी this is also equal to work done by external force in taking the charge from A to B। Please remember that। ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। Change in potential energy in taking a charge from A to B is equal to work done by external force in taking the charge from A to B is equal to negative of the work done by external force in taking the charge from A to B। यानी work done by external force is मैग्नीट्यूड में सेम बट ऑपोजिट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये चीज जो है आपको पता रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना, प्लीज रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। शुरू करते हैं। अब हमसे कहा गया है, अच्छा तुम्हें ध्यान में होगा दैट चेंज इन पोटेंशियल वाज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल वाज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और इसमें जो ये वाला चार्ज हुआ करता था, ये वो चार्ज था जो मूव होता है, जो मूवमेंट शो करता है, राइट।
स्मॉल क्यू, और मेरे केस में वो चार्ज क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है तो साइन के साथ कंसिडर करना। तो शुरू करते हैं यहां पर। तो यहां से मैं कह सकता हूं दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज द चार्ज व्हिच इज इन मूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल। तो यहां से शुरू करते हैं, यहां से अगर मैं बोलूं कहां से कहां लेकर गए, सो चेंज इन पोटेंशियल, इसको लिखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम, यहां बी टू ए लेकर गए ना, इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू नेगेटिव, और इसको लिखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। सेम चीज है, कॉमन सेंस की तरह वैसे का वैसे रेप्लिकेट कर दिया। दिस विल बी रिटन एज Q, जो चार्ज मूव किया गया, डेल्टा U की जगह Q डेल्टा V। तो चेंज इन पोटेंशियल इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू सेम चीज रिपीट, इज इक्वल टू सेम चीज हमने ऊपर से रिपीट कर दी। अब ये आपका Q क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बकायदा लिखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, माइनस साइन के साथ लिखना, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी विल बी, डेल्टा वी ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, सो दैट विल बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर लिख दो आप माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय, ऐसा यूनिट यहां लिखा, वी ए माइनस वी बी अगर आप लिखोगे तो 60 वोल्ट निकल कर आ जाता है, 60 वोल्ट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है। यहां से मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 60 into 1.6, that is 16 into 6 यानी 96, so that is going to be 96 into 10 की पावर minus 19 SI, तो अगर SI यूनिट यूज किया तो एनर्जी भी SI यूनिट में आना चाहिए, so it's going to be joules, so that is work done by external force and, अच्छा यहां तो मैंने ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव साइन है ना यहां पर, ये ना नेगेटिव साइन, सो यहां पर दूसरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना निकल कर आएगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा इन टर्म्स ऑफ साइन, सो इट्स गोइंग टू बी 96 into 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। दीज आर दी फाइनल आंसर। प्लीज रिमेंबर दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा पोटेंशियल का डेफिनेशन पता होना चाहिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो काइंडली प्लीज नोट दिस डाउन, विल बी टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस इन अ व्हाइल। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं कंसेप्चुअली, एंड किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं अगेन कंसेप्चुअली। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज एन एनालॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनालॉजी? एनालॉजी का मतलब होता है वन टू वन कंपैरिजन। कैसे करेंगे समझते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए दो चार्ज होना जरूरी है। एक चार्ज फोर्स लगाएगा तो किस पे लगाएगा, दो चार्ज होना चाहिए। तो आप यहां पर लिख देंगे ये रहा आपका कैपिटल क्यू, ये रहा आपका स्मॉल क्यू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा आर। तो आप कहेंगे कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू एक दूसरे को, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को ये दोनों रिपेल करेंगे एफ फोर्स से, और ये एफ फोर्स की आप वैल्यू बड़ी आसानी से लिख देंगे, दैट इज गोइंग टू बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ। अब निकालना है फील्ड, बट अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा कैपिटल क्यू का आर डिस्टेंस पर। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो कैपिटल क्यू का मुझे बोला गया है कि भाई आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर फील्ड निकालो, और हमने इसको बखूबी पढ़ रखा है कि एक एक्सटर्नल चार्ज लेकर आओ और वो एक्सटर्नल चार्ज को यहां पर प्लेस करो, उस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से फोर्स लिखो, और उस पर्टिकुलर फोर्स को जो है एक्सटर्नल चार्ज से डिवाइड कर दो। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, और उस E की वैल्यू हम लिखते हैं दैट E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। कैसे निकाला आपने? ये जो चार्ज था मैंने माना कि ये चार्ज मैं यहां पर लाके रखा मैंने, और कैपिटल क्यू की वजह से उसके ऊपर फील्ड, उसके ऊपर फोर्स लिखा, और फोर्स को मैंने चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल गया
के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है, दो चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो एक चार्ज की वजह से होता है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे चार्ज पर डिफाइन होता है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना इस बात को। यहां पर मैं फिर से नोट लिख दे रहा हूं कि यहां पर जब मैं बोल रहा हूं देन इट इज बिटवीन टू चार्जेस, और यहां पर मैं लिख रहा हूं इट इज बिकॉज ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज की वजह से होता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे पे लगते हैं, वेयर एज अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली क्रिएटेड एट अ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में किसी दिए हुए पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, यानी इस P पॉइंट पर अगर मैं एक्सटर्नल चार्ज लाके रखूंगा तो वो एक्सटर्नल चार्ज को फोर्स फील होगा एंड दैट फोर्स विल बी नथिंग बट Q इनटू E। ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेम एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगेन आप जो है यहां पर ले लो आपका चार्ज कैपिटल Q और इससे R डिस्टेंस पर ले लो आप चार्ज अपना स्मॉल q। अब ये दोनों चार्ज को मिला के जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है K Q अपॉन स्मॉल r, जो कि हमने अभी समझ लिया है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। और यहां पर लिख सकता हूं इट इज बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है मिला करके वो लिखा आपने यहां पर। वेयरएज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए दो चार्ज की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी दो चार्ज की जरूरत पड़ेगी या उससे ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक चार्ज की जरूरत थी, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी एक चार्ज की जरूरत होगी। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये आपका चार्ज रखा है कैपिटल Q, तो इस चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा। हम बड़ा आसान कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये स्मॉल q को लाकर यहां रख देंगे और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को फिर स्मॉल q से डिवाइड करेंगे और आपको मिल जाएगा पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, द पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी k q बाय स्मॉल r। अब यहां पर जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल अगेन मैं रिपीट करूंगा दैट दिस पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ वन चार्ज, एक ही चार्ज की वजह से है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस पोटेंशियल इज क्रिएटेड एट अ पॉइंट इन स्पेस, ये किसी स्पेस के दिए हुए पॉइंट पर क्रिएट किया गया है। अगेन आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो मैं पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। तो यानी कि यहां से मुझे समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड कॉन्सेप्ट रखते हैं, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे में हैंड इन हैंड कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे से हैंड इन हैंड कॉन्सेप्ट रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर होता है। दिस इज एनर्जी जूल्स, दिस इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज वोल्टेज, दिस इज न्यूटन, दिस इज न्यूटन पर कूलम। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो यानी कि आपका कभी भी अगर इस तरह से दिया हो कि लेट्स से ये पॉइंट आपका जो है कैपिटल Q है, तो इस R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर क्या क्या चीजें लिखी जा सकती हैं। तो कैपिटल Q ने पॉइंट P पर क्या क्रिएट किया है, कैपिटल Q ने पॉइंट P पर दो चीजें क्रिएट की है। फर्स्ट उसने क्रिएट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज K Q बाय R स्क्वायर, और दूसरा उसने क्रिएट किया है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज K Q बाय R। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप बाहर से ला करके यहां पर स्मॉल चार्ज Q डालेंगे, तो जैसे आप यहां पर स्मॉल चार्ज Q डालेंगे तो ये स्मॉल चार्ज Q जो है
बाहर की तरफ एक फोर्स फील्ड करने लगेगा, और उस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? वो फोर्स जो होगा, वो फोर्स ऑन द स्मॉल चार्ज q विल बी नथिंग बट दिस स्मॉल चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय जो फील्ड कैपिटल Q ने वहां पर क्रिएट किया, एंड दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से लिखा जाएगा। सिमिलरली अब फोर्स आया ना, 2 पॉइंट चार्ज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा सिस्टम का, दैट विल बी गिवन एज ये जो चार्ज आपने रखा मल्टीप्लाइड बाय इसका पोटेंशियल कितना था, इसका पोटेंशियल था आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस तरीके से आपने सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में क्रिएट होता है, और उस स्पेस में बाहर से चार्ज लाके रखोगे तो फोर्सेस डेवलप होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस में क्रिएट होता है, उस स्पेस में बाहर से चार्ज लाके रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये दोनों चीज के बीच में एनालॉजी एग्जिस्ट करती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो एक दूसरे को इंटरचेंज करना आसान हो जाएगा, इसके साथ मैथ्स यूज करना आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि कैसे हम लोग फोर्स से एनर्जी निकालते हैं या फिर फील्ड से पोटेंशियल निकालते हैं। सो प्लीज नोट दिस डाउन, आगे बढ़ते हैं। Now we'll be calculating the electric potential due to a ring charge. So we have got a ring which has got a charge capital Q and has a radius R. The obvious thought is that it is uniformly charged. Non-uniformly charged होगा तो बताया जाएगा, हम मान के चलते हैं that it is uniformly charged. So uniformly charged ring है, उसका ऊपर charge capital Q है और उसका radius R है, उसका सेंटर से पास होता हुआ ये जो एक्सिस है, उस एक्सिस पे x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल लिखने के लिए कहा गया है। So that is something that we need to calculate. The approach will remain same that we had been dealing with, and that approach is एक छोटे से एलिमेंट के लिए लिखो और उस छोटे से एलिमेंट के लिए, अच्छा सवाल ये आता है कि छोटे से एलिमेंट के लिए क्यों लिखो? छोटा सा एलिमेंट रिंग का पॉइंट होगा और पॉइंट का पोटेंशियल लिखना आता है। सो छोटे से एलिमेंट के लिए आप जो है पोटेंशियल लिखो और उसको इंटीग्रेट कर करके जो है आप जो है पूरा पोटेंशियल निकाल लो, किसका? रिंग का। सो ऑब्वियसली बात है, ये डेरिवेशन करना शुरू करते हैं, फाइनल फॉर्मूला तो आ ही जाएगा। ये मैंने कंसिडर कर लिया मेरा छोटा सा एलिमेंट, और उस छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज है वो चार्ज मैंने मान लिया dq। छोटा सा एलिमेंट है dq चार्ज, तो पॉइंट चार्ज है ये ना, ये पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज जो है वो है r डिस्टेंस दूर। तो यहां पर इसने जो पोटेंशियल क्रिएट किया होगा वो लिखूंगा मैं dv इज इक्वल टू k, पॉइंट चार्ज का चार्ज कितना है dq अपॉन स्मॉल r, ये तो हम सभी जानते हैं। अच्छा अब तुम सोचोगे सर डायरेक्शन क्यों नहीं दिखा रहे हो, ऐसे क्यों नहीं दिखा रहे हो? बिल्कुल नहीं दिखाना, बिल्कुल नहीं दिखाना। पोटेंशियल स्केलर होता है, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, तो आपने पोटेंशियल लिखा। नाउ दिस इज पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू द एलिमेंटल चार्ज, वो जो एलिमेंटल चार्ज है ना आपका, उसकी वजह से आपने यहां पर पोटेंशियल लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आप लिखो यहां पर dv लिख दिया, अब इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। सो पोटेंशियल टोटल विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन k dq अपॉन स्मॉल r, तो यहां पर k बाहर आ जाएगा, और ये स्मॉल r जो है ना बेटा, ये जो स्मॉल r है कांस्टेंट है, q x आपका कांस्टेंट होगा, x आपका कांस्टेंट है, क्वेश्चन में पॉइंट p दे दिया तो x फिक्स हो गया, बता दिया x क्या है, और ये जो है आपका रेडियस, ये रेडियस तो आपका कांस्टेंट है, तो r हो जाएगा, अगर आप r की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आपकी r की वैल्यू लिखते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और वो कांस्टेंट हो जाता है बिकॉज आपका x नहीं बदल रहा, कैपिटल R नहीं बदल रहा। सो ये k बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, स्मॉल r बाहर हो जाएगा, जिसको मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, इंटीग्रेशन dq बचेगा। अगर आप अपने छोटे छोटे चार्ज को बार बार ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा चार्ज कैपिटल Q। तो यहां से आपको पता चलेगा therefore potential due to ring on the axis at a distance x is given as k integration dq will become capital Q under root of upon under root of x square plus r square। बस ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। प्लीज रिमेंबर दिस, इसको याद रखो। अब जो है मैं इसको प्लॉट बनाने जा रहा हूं, द प्लॉट विल बी पोटेंशियल वर्सेस x। तो यहां पर मैंने जो है
इस तरह से आपका x डिफाइन कर दिया है और ये आपका जो है पोटेंशियल का एक्सिस हो जाएगा। ये पोटेंशियल का एक्सिस है, इस तरह से x मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ध्यान रखना यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर x को कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेने वाला हूं, बिकॉज आपके पोटेंशियल की तो डायरेक्शन ही नहीं होती है, और जब डायरेक्शन ही नहीं होती है तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या, हाँ लेकिन एक पॉइंट है, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम मान के चलते हैं कि हमारा चार्ज पॉजिटिव है, तो आप जब x इक्वल टू 0 लिखोगे तो इट्स गोइंग टू बी kq बाय r, तो यानी x इक्वल टू 0 पे दिस इज द वैल्यू। x इक्वल टू इंफिनिटी लिखोगे तो 0 है, x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी लिखोगे तो भी 0 है। तो यानी यहां पर x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, सिंस वी आर हैविंग x स्क्वायर, चलो मान लिया x को जो है नेगेटिव ले लिया, क्या ही बिगड़ गया, नीचे x स्क्वायर है तो फर्क ही नहीं पड़ा। सो पोटेंशियल का जो ग्राफ बनकर आएगा दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ये इंफिनिटी जा रहा होगा और ये इस तरह से इंफिनिटी जा रहा होगा। सो ये आपका पोटेंशियल का ग्राफ निकल कर आ जाएगा और ये जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम पोटेंशियल, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा व्हिच विल बी गिवन एज k q अपॉन कैपिटल R। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर व्हिच इज x equal to 0. This is potential due to a ring charge. Please note it down. Now let us calculate the electric potential due to a disk. ये रहा डिस्क, ध्यान रखना इस डिस्क का जो प्लेन है वो इस तरह से है, ऐसे, ये डिस्क है, इसके अंदर ऐसे डिस्क है, ये डिस्क है ऐसे, है ना। सो ये डॉटेड लाइन का मतलब अंदर जाते हो, सॉलिड मतलब बाहर आते हो, इस तरीके से आपका डिस्क है, ये आपका सेंटर है और ये पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल लिखना है। तो इस तरीके से इसको इमेजिन करके देखना। अब ये डिस्क के वजह से पोटेंशियल लिखना है, मैंने आपको तरीका बताया है, गो बैक टू द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था कि डिस्क को एलिमेंट चूज क्या करते हैं, इट इज रिंग, डिस्क को रिंग से बनाया जाएगा, तो यहां पर भी हम डिस्क को रिंग से बनाएंगे। तो मैं अपने एलिमेंट को कैसे चूज करूंगा, यहां पर मैं यहां पर स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा और एक रिंग चूज करूंगा और उस रिंग के थिकनेस को मैं रखने वाला हूं dr, रिंग के थिकनेस को मैंने रखा dr, तो ये मेरा बन गया रिंग, है ना, ये मेरा रिंग बन गया। तो मुझे अब इस रिंग के वजह से लिखना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा, अच्छा इस रिंग की वजह से, रिंग का चार्ज अगर कैपिटल Q है और रिंग का रेडियस r है तो उसका पोटेंशियल था k कैपिटल Q अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये हमने लास्ट में निकाला है। तो यहां पर रिंग मेरा एलिमेंट है, तो मैंने जब यहां पर लिखना है मुझे पोटेंशियल, तो एक एलिमेंट जो है वो पोटेंशियल यहां पर एलिमेंटल पोटेंशियल क्रिएट करेगा dv, लेकिन वो एलिमेंट क्या है आपका, ये आपका रिंग एलिमेंट है। तो रिंग एलिमेंट अगर आपका है तो रिंग एलिमेंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, k, चार्ज कितना होगा dq, इसका चार्ज कितना होगा, द चार्ज इज गोइंग टू बी dq, सो k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस रिंग का रेडियस का स्क्वायर, रिंग का रेडियस इज नॉट कैपिटल R, रिंग का रेडियस इज स्मॉल r। ये आपका जो है एलिमेंट की वजह से आपने पोटेंशियल लिखा, रिंग एलिमेंट की वजह से जो जस्ट पहले डिराइव किया उसी को उठाकर यहां पर अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा इंटीग्रेशन। देयरफॉर नाउ डिस्क को बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम डिस्क को बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें लिखना होगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो इंटीग्रेशन यहां पर आएगा। यहां पर वेरिएबल क्या, ध्यान रखना x वेरिएबल नहीं है, पॉइंट P फिक्स कर दिया तो x का वैल्यू फिक्स हो गया, बट ये स्मॉल r देख रहे हो, स्मॉल r, ये आपका स्मॉल r वेरिएबल है। ये स्मॉल r 0 से कैपिटल R तक वेरी कर सकता है। जब स्मॉल r 0 हो जाएगा तो सेंटर पे पॉइंट चार्ज, स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा तो फाइनली आपको डिस्क मिल जाएगा। सो आपका जो भी इंटीग्रेशन होगा दैट इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू कैपिटल R, दैट विल बी द लिमिट। लेकिन यहां वेरिएबल क्या है, एक तो आपका ये एलिमेंटल चार्ज वेरिएबल है और आपका ये स्मॉल r वेरिएबल है, तो दोनों की वैल्यू लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एलिमेंटल चार्ज के बारे में लिखते हैं। मैंने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क लिखा तो मैंने यहां पर सिग्मा डिफाइन किया, यहां पर मैंने डिस्क का चार्ज नहीं बताया। आप चाहो तो डिस्क का चार्ज ले सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट,
लेकिन जो फॉर्मूला आता है ना वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में ज्यादा आसान निकल कर आता है, एंड हेंस मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहा हूं। तो इस एलिमेंट के बारे में थोड़ा लिखते हैं। चार्ज ऑन एलिमेंट निकाल लेता हूं मैं। चार्ज ऑन रिंग एलिमेंट, जो रिंग एलिमेंट है आपका उसके चार्ज को हम पहचानते हैं। चार्ज ऑन रिंग एलिमेंट आपका तो ऑब्वियसली डीक्यू है, तो कैसे लिखा जाएगा, इस पर्टिकुलर रिंग को तोड़ो और खींच करके कर दो सीधा। तो जैसे रिंग को तोड़कर आप खींच करके इसको कर देंगे सीधा, तो ये रेक्टेंगल दिखना शुरू हो जाएगा। ये रहा आपका वो पट्टी बन जाएगा जिसकी थिकनेस होगी डी आर, और जिसकी लंबाई होगी, ये लंबाई होगी 2 पाई स्मॉल आर। और इस तरीके से आप लिख पाएंगे दैट योर चार्ज ऑन द एलिमेंट इज dq इज सिग्मा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया विच इज गोइंग टू बी 2 पाई स्मॉल आर डी आर। इस तरीके से आप जब dq को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्मॉल आर के टर्म्स में, तो आपके पास इंटीग्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा। और मैंने आपको समझाया भी था लास्ट टाइम कि इंटीग्रेशन तभी सक्सेसफुली आप कर सकते हो व्हेन यू हैव गॉट वन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव गॉट v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल R के dq का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा 2 पाई स्मॉल r dr द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। बट अनफॉर्चुनेटली ये इंटीग्रेशन तो भाई हमें सॉल्व करना नहीं आता, तो हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही बड़ा हेडेक है। देन हाउ डू वी डू दैट, कैसे हम चाहे तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक तो सब्स्टिट्यूशन सॉरी एक तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर सकते हैं, और भी पॉसिबल मेथड है, हम सभी से करने की कोशिश करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको करने वाले हैं। सो लेट अस यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको करेंगे। आप जो है ये ट्राइंगल बना लो, ऐसा आपका ये ट्राइंगल दिखेगा। ये आपका x था, ये आपका r था, और ये आपका जो है लेट्स से ये निकल कर आता है आपका थीटा। ये थीटा हो गया, राइट। तो ये x हो गया, ये r हो गया, और ये आपका थीटा हो गया। कहां से निकाला मैंने, ये जो ट्राइंगल है यहां पर है ना, x r, और ये जो एंगल है ये एंगल, अगर इन दोनों को आप जोड़ देते तो ये एंगल जो होता, ये एंगल वुड हैव बीन थीटा जो वहां पर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू x tan ऑफ थीटा। तो इसका मतलब मैं लिखूं अगर dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू x sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर आपका dr बन जाएगा x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एक ये सब्स्टिट्यूशन, एक ये सब्स्टिट्यूशन। Why am I doing that? Because मैं सबको थीटा में लेकर आना चाहता हूं। बिकॉज अगर इंटीग्रेशन को मैं थीटा में लेकर आ जाऊं तो इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, बिकॉज थीटा में इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो वापस आ जाओ यहां पर और लिखो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट बाद में लगाते हैं, और चाहो तो लगा भी सकते हो, बट फिलहाल के लिए लिमिट बाद में लगाऊंगा मैं। ये लिख दो आप अपना k, ठीक है, और k को लिखो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय r, लिखो x tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय dr विच इज x sec स्क्वायर थीटा। जगह कम पड़ गई यार, फिर लिखना पड़ेगा। v लिखो इंटीग्रेशन, k लिखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, लिखो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय r को लिखो यहां से x tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय dr को लिखो x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, द होल अपॉन, इंटीग्रेशन के साइन को थोड़ा सा बड़ा रखो, द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ x को लिखा आपने यहां से, r को लिखा x tan थीटा, सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा।
नाउ दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, ये सब कटने वाला है, इसको देखना मस्त कटेगा ये पूरा। सो वी हैव गॉट v इज इक्वल टू, ये 2 पाई ने 2 पाई काट दिया तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x इंटू एक्स हमारा बन जाएगा x स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा डी थीटा, और नीचे से अगर आप सॉल्व करके देखें तो आपको मिलेगा x स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालेंगे ठीक है, तो यहां पर आपका x कांस्टेंट है, मैंने आपको बता दिया था ना x क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, तो x आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सो नीचे से x स्क्वायर कॉमन निकालो तो x बाहर आ जाएगा, तो ये x मैंने नीचे कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा आपका सेक ऑफ थीटा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे स्क्वायर कटा, ये कट गया, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट, एंड आपका जो tan थीटा हो जाएगा दैट विल बी साइन अपॉन कॉस। सो व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग, हैव वी मेड एनी मिस्टेक, क्या कुछ तो मैंने मिस कर दिया शायद, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, k सिग्मा 2 पाई r dr, ओके, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dr को मैंने लिखा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और r को लिखा मैंने x tan ऑफ थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू r बाय x, r को लिखा मैंने x tan थीटा, परफेक्टली फाइन, r को लिखा मैंने x tan थीटा, तो x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बाहर, यहाँ से x बाहर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आपका सेक थीटा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा आपका खत्म हो गया, एंड देन यू आर लेफ्ट विथ सेक थीटा tan थीटा। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। सो आपका बचा इंटीग्रेशन सेक थीटा tan ऑफ थीटा डी थीटा, ये आपका इंटीग्रेशन बचा, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, वो डायग्राम बना लो, एंड ये रिंग एलिमेंट बना लेना, ये सब लिख लो, क्योंकि अभी मैं लेफ्ट वाला पार्ट रब करने वाला हूं टू कंटिन्यू द डेरिवेशन, ताकि हम फाइनल फॉर्मूले पे पहुंच जाए। रब करते हैं इसको, ओके, चलिए, वी हैव गॉट v इज इक्वल टू सिग्मा x। अच्छा, ये सेक थीटा tan थीटा डी थीटा कैसे आता है, तुम्हें याद होगा d बाय डी थीटा ऑफ सेक थीटा होता है सेक थीटा tan थीटा, ये डेरिवेटिव सबको पता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं d ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, यानी कि इंटीग्रेट दोनों तरफ में कर दूं, सो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक ऑफ थीटा। तो यानी कि यहां से मुझे मिला दैट v इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेक थीटा इज द इंटीग्रेशन। अब मुझे लिमिट लगाने की जरूरत है, ठीक है, ये जो है नोट कर लेना यहां पर। तो सेक थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक थीटा tan थीटा। अभी तक मेरा जो है ये यहां पर लिमिट मैंने नहीं लगाया था, पर मुझे यहां पर लिमिट लगाना है। अब थीटा पे मैं लिमिट कैसे लगा सकता हूं, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप यहां पर देखेंगे तो लिमिट लगेगी कैसे, ये आपका थीटा था, इस तरीके से कुछ, दिस वॉज थीटा, दिस वॉज स्मॉल r, दिस वॉज x। अगर आप रिंग देखते तो आपका रिंग था ये वाला, इस तरह से, सॉरी डिस्क देखते तो डिस्क ऐसे था, यानी कि r की वैल्यू जब 0 होगी तो आपका डिस्क बनना शुरू होगा, और जब इसी r की वैल्यू जो है कैपिटल R हो जाएगी तो आपका डिस्क बन जाएगा। यानी कि जब r की वैल्यू 0 होगी तो आपका थीटा का वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, यहां पर आपका थीटा भी 0 हो जाएगा जब आपकी r की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब r की वैल्यू कैपिटल R होगी तो आपका जो थीटा का वैल्यू निकल कर आएगा, वो थीटा का वैल्यू जो होगा वो ये निकल कर आएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर थीटा विच इज 5। तो यानी आपका जब r का वैल्यू कैपिटल R होगा तो थीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी यहां पर आप लिमिट क्या लगाएंगे, आपका लिमिट होगा थीटा इक्वल टू 0,
तो थीटा इक्वल टू फाइव, दैट इज द लिमिट दैट यू हैव गॉट। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा देयरफॉर, खैर लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा रिवाइंड करके वापस एक बार देख लो, समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो रिवाइंड करके दोबारा देखना मैंने कैसे किया। देयरफॉर पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से आपको आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा आपका हो जाए सेक दिस इज गोइंग टू बी सेक, अपर लिमिट लगाओ 5 माइनस सेक 0 विच इज गोइंग टू बी 1, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। नाउ सेक ऑफ 5 क्या हो जाएगा, सेक 5 मतलब आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। आपको हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो sec phi hypotenuse upon adjacent, so I have got v is equal to sigma x upon 2 epsilon naught sec phi hypotenuse upon adjacent which is under root of x square plus r square upon x minus 1। अब x को अंदर लेके चले जाओ तो आपको फाइनली आपका पोटेंशियल का वैल्यू मिला, दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ x square plus r square minus x, and this is the final value. This is the potential created by a disk uniformly charged at a distance x on the axis। तो ये आपको फाइनली याद रखना है। मैं इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूं that the derivation of potential for a disk is a little tedious, but करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, कैलकुलस का एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। However 99% ऑफ द टाइम में, इनफैक्ट मैं आपसे कह रहा हूं कि नीट में तो डेफिनेटली, मेंस में भी जो है डायरेक्ट फॉर्मूला आपका वैलिड हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे मुझे क्वेश्चन आया था आईआईटी जेई के एग्जाम में 2010 में, व्हेन आई गिव द पेपर, मेरा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन था और उसमें ये फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन था। मैं आपको यहां पर ये भी बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये फॉर्मूला उस समय याद नहीं आया था और मैंने ये पूरा डेरिवेशन करके उस क्वेश्चन को किया था। इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट आई वेंट थ्रू, लेकिन मुझे प्रोसेस का अंदाजा था, मैंने पहला सवाल जो है सही कर दिया और जैसे ही मैंने पहला सवाल सही करा, इतनी मेहनत करने के बाद जब मेरा आंसर मैच हुआ, द कॉन्फिडेंस लेवल वाज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। और उसके बाद जो फिजिक्स का पेपर गया वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर गया और प्रॉब्ली मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाया, दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड एज वेल। बट ये गड़बड़ मत करना, आप एग्जाम में टाइम बचा लेना, क्यों जबरदस्ती मैंने कितना, आई रिमेंबर 10-12 मिनट तक एक ही सवाल सॉल्व किया था, लकीली सही कर दिया, गलत कर दिया तो पेपर ही खराब हो जाता। लेकिन वो रिस्क आपको नहीं लेना, आपको फॉर्मूला याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने डेरिवेशन से फॉर्मूला तो निकाल दिया, बट हमें इसका ग्राफ भी प्लॉट करना होगा। ग्राफ कैसा होगा कि पोटेंशियल वर्सेस एक्स, यानी कि आप जो है एक्सिस पे मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहली चीज, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव ओनली बिकॉज आपका डिस्क पॉजिटिवली चार्ज्ड है। डिस्क नेगेटिवली चार्ज होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती। इसमें एक्स में आप राइट में जाओ तो पॉजिटिव, एक्स में लेफ्ट नेगेटिव, नो वो फील्ड में होता था बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब आप इसको प्लॉट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0, द मोमेंट यू पुट एक्स इक्वल टू 0 तो आपको मिलता है ये वैल्यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पुट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, जब आप x इक्वल टू इंफिनिटी डालेंगे तो आपको क्या वैल्यू निकल कर आएगी, दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। x इक्वल टू इंफिनिटी आप डालेंगे तो x कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर कॉमन निकालो तो x कॉमन निकालो, तो x इक्वल टू इंफिनिटी डालेंगे, देन यू विल एंड अप गेटिंग अ कांस्टेंट वैल्यू। नो अच्छा ऐसे देखना, ऐसे देखना, x इक्वल टू इंफिनिटी डालोगे तो x के सामने r छोटा हो जाएगा। x इक्वल टू अगर इंफिनिटी है तो x के सामने r छोटा है, तो इंफिनिटी में छोटी सी चीज ऐड करो, कोई फर्क पड़ा? द आंसर इज नो। यानी कि r को निग्लेक्ट कर सकता हूं अगर x इंफिनिटी है, तो अगर x इंफिनिटी r को निग्लेक्ट कर दिया तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया x एंड x माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू इंफिनिटी पे द फील्ड विल टर्न आउट टू बी 0। आपका फील्ड इंफिनिटी पे 0 होगा, आपका फील्ड इंफिनिटी पे 0 होगा और आपका कर्व ऐसा निकल कर आएगा, ये आपका कर्व होने वाला है। तो काइंडली प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ ये एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा है और फायदा भी नहीं उसका, तो सीधा पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट की बात यह है कि अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सेकंड
फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो कैसे एड्रेस किया जाएगा मैं ये आपको समझाता हूं। शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं कि अगर आपको फील्ड दिया है तो आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। इसका जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो मैं पहले लिख देता हूं। द फंडामेंटल फॉर्मूला इज dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये इसका फंडामेंटल फॉर्मूला है, प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो क्वेश्चन में दिया गया होगा दैट विल बी गिवन एज, किस तरह से दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आई कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट j कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट k कैप, इस तरह से दिया रहेगा। दूसरी वैल्यू भी दी रहेगी, dr वेक्टर को आप लिख सकते हैं x में मूवमेंट आई कैप प्लस y में मूवमेंट j कैप प्लस z में मूवमेंट k कैप, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको दिखेगा दैट dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ई एक्स ई वाई ई जेड क्या है, दे आर द कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता चलेगा, इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ, द मोमेंट यू इंटीग्रेट बोथ साइड आपको पता चलेगा। अच्छा यहां भी इंटीग्रेट करते हैं ना, यहां इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे पता चलेगा, दैट इंटीग्रेशन dv हमारा बन जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e डॉट डी आर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। और यहां से अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और यू कैन से माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ये आपका हो जाएगा द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट, ये आपका फंडामेंटल फॉर्मूला है। इस फंडामेंटल फॉर्मूला से डायरेक्ट वेक्टर फॉर्मेट में ये लिख सकते हो, अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो। दिमाग लगाने वाली बात है कि डॉट प्रोडक्ट दिया है यानी वेक्टर स्केलर दे देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही वेक्टर है, dr भले ही वेक्टर है, बट आपका जो dv निकलेगा वो स्केलर निकल जाएगा। यहां मैं एक पॉइंट आपको और नोट कराना चाहता हूं, वो पॉइंट क्या है, मान लो हम एक इसको बाद में ले रहा हूं, इसी को कंटिन्यू करता हूं कि मान लीजिए हमारा एक है ना कि बोल रखा है कि लेट्स से, मानो लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन ऑफ x है सिर्फ, यानी कि y का फंक्शन है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं दैट dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, सीधा लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं दैट डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू, और चलिए इतना ही लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पॉजिटिव दे रखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगा। ई एक्स है ना, ई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइटवर्ड है तो आपने लिखा ई एक्स जो है मेरा वो पॉजिटिव है। और अगर आप राइटवर्ड ट्रैवल करेंगे, अगर आप राइटवर्ड ट्रैवल करेंगे तो उस केस में आपका dx जो है वो पॉजिटिव निकल कर आएगा, लेकिन वही आप अगर लेफ्टवर्ड ट्रैवल करेंगे तो उस केस में आपका जो dx है वो नेगेटिव निकल कर आएगा। मैं फिर से एक बार इसको समझाना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड Ex पॉजिटिव कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, क्योंकि x में बता रहा हूं ना, और अगर आप राइटवर्ड ट्रैवल करेंगे तो dx पॉजिटिव होगा, चेंज इन x पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड ट्रैवल करेंगे तो चेंज इन x नेगेटिव होगा। इस केस में मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरा चेंज इन पोटेंशियल क्या निकल कर आएगा। अगर आप राइटवर्ड ट्रैवल करेंगे तो आपका चेंज इन पोटेंशियल क्या निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, ध्यान से, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यानी चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ट्रैवल करेंगे तो पॉजिटिव
नेगेटिव नेगेटिव, यानी चेंज इन पोटेंशियल आपका जो है वो निकल कर आया पॉजिटिव। यानी यहां से आप क्या चीज समझ पा रहे हो, यहां से देखना आपकी लर्निंग क्या ड्रॉ हो रही है। यहां से लर्निंग ड्रॉ हो रही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ट्रैवल करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल हैज ड्रॉप्ड, और चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल हैज गेन्ड, इंक्रीज। चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, पोटेंशियल हैज ड्रॉप्ड। चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, पोटेंशियल हैज इंक्रीज्ड। पोटेंशियल कब नेगेटिव होता है, जब चेंज इन पोटेंशियल कब नेगेटिव होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। यानी कि जब पोटेंशियल कम कब होगा, व्हेन वी ट्रैवल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रैवल करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल घटता है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और पोटेंशियल बढ़ता कब है, चेंज इन पोटेंशियल बढ़ता कब है, चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, पोटेंशियल बढ़ता कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ट्रैवल करोगे। सो पोटेंशियल इंक्रीजेस व्हेन वी ट्रैवल ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज का ध्यान रखना। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट की तरह लिख लो, बिकॉज इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ट्रैवल करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। प्लीज नोट दिस डाउन। इसके जस्ट पहले हमने जाना कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था। सिमिलरली अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये मैं फिर से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। द डायरेक्ट फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज माइनस डेबा वी बाय डेबा एक्स आई कैप माइनस डेबा वी बाय डेबा वाई जे कैप माइनस डेबा वी बाय डेबा जेड के कैप। इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे। Now the question that might come कि भाई डेबा v by डेबा x क्या है, तो इसका मतलब समझना। डेबा v by डेबा x, डेबा v by डेबा x जो होता है दिस इज नथिंग बट dv by dx ही होता है। बट dv by dx निकालो, बट एक कंडीशन डाल दो। कंडीशन ये होगा कि y and z are to be considered कांस्टेंट। जब भी आप लिखेंगे डेबा v बाई डेबा x तो इसका मतलब आप निकालेंगे dv बाई dx, बट yz को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। सिमिलरली आप जब लिखेंगे डेबा v बाई डेबा y तो आप निकालेंगे dv बाई dy, बट xz को कांस्टेंट रखेंगे। एंड सिमिलरली जब आप निकालेंगे डेबा v बाई डेबा z तो dv बाई dz ही निकालेंगे, बट xy को कांस्टेंट रखेंगे। इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए। तो प्लीज इस तरीके से आप करेंगे तो आपको v के रिस्पेक्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। नोट कर लें इसको। सवाल करते हैं। सवाल क्या दे रखा हुआ है हमें कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। उन्होंने बोला है कोई रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हुआ है a अपॉन एक्स क्यूब आई कैप, और बोला है कि सबसे पहला सवाल है कि a का कोई सूटेबल यूनिट बताओ, यानी a का यूनिट बताओ a क्या होगा। ऑब्वियसली इट्स अ कांस्टेंट, बट उसका यूनिट क्या होगा। एंड दूसरे सवाल में पूछा है कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी पोटेंशियल का आप इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे। और वो चीज को पता करते हुए आपको कंसिडर करना है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी जो है वो जीरो है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बताना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा दैट आपका लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स अपॉन चार्ज यानी न्यूटन अपॉन कूलम। फोर्स अपॉन चार्ज यानी न्यूटन अपॉन कूलम। सिमिलरली ए का तो मुझे यूनिट निकालना है अपॉन एक्स का यूनिट कितना होता है, एक्स मीटर होता है, सो इट्स गोइंग टू बी मीटर क्यूब। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि आपका ए जो है उसका सूटेबल यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन कूलम। न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन कूलम, ये आपका जो है इसका सूटेबल यूनिट हो जाएगा। दैट्स द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला हमें क्या बोल रहा है। सेकंड वाले ने हमको बोला है, सेकंड वाले में फील्ड से
पोटेंशियल निकालना है, बेसिक फॉर्मूला dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ठीक है। तो यहां पर जो है हमें लिखना होगा देयरफॉर dv इज इक्वल टू माइनस ex dx, minus ex dx, where ex is the x component, therefore dv is equal to minus x component कितना है, a upon x cube, so a upon x cube dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। x इक्वल टू इंफिनिटी से शुरू कर रहा हूं, द रीजन इज क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल दिया हुआ है, तो x इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल को ले लेना 0 और x इक्वल टू x पे पोटेंशियल को ले लेना v, तो उससे मुझे मेरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहां से मुझे पता चलेगा दैट आई विल बी राइटिंग दिस एज v माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस a, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2। तो ये आपका जो है लिमिट लग जाएगी इसमें फ्रॉम इंफिनिटी से x। एक बार फिर देख लेता हूं, 1 अपॉन एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर लेना, इट्स गोइंग टू बी एक्स क्यूब माइनस 3 प्लस 1, सो एक्स क्यूब माइनस 2 नीचे एक्स स्क्वायर आ गया एंड माइनस 3 प्लस 1 नीचे, तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आ गया। यस एब्सोल्युटली। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको v का वैल्यू मिल जाएगा a अपॉन 2 और यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर विच इज 0, सो a अपॉन 2x स्क्वायर, ये हुआ मेरा पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x, which is absolutely correct। तो ये सवाल एक बार फिर से देख लीजिए और समझिए मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है। यहां पर इसमें कोई y और z कंपोनेंट है ही नहीं, तो x कंपोनेंट का डायरेक्ट इस्तेमाल करके आई वाज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नोट कर लो, ये सवाल करते हैं, बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करना पॉज करके, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z दे रखा हुआ है, यानी पोटेंशियल एनर्जी तीनों ही डायमेंशन पे डिपेंड करता है x, y एंड z, एंड इट इज गिवन एज a which is some constant ब्रैकेट में xy plus yz plus zx। पहला सवाल a का डायमेंशन बताओ, यूनिट नहीं पूछा, डायमेंशन पूछा, ध्यान रखना। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताओ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा, अगर a बराबर 10 यूनिट होता, SI मान के चलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1,1,1 यानी x इक्वल टू 1 मीटर, y इक्वल टू 1 मीटर, z इक्वल टू 1 मीटर पे क्या होगा। तो अब जो है इसको पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। यहां पर आपको a का यूनिट पूछा है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का यूनिट होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था? जूल्स पर यूनिट चार्ज यानी कूलम, और इसी को बोला जाता है वोल्टेज, इसी को बोला जाता था वोल्टेज। ये पार्ट ए मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसी को वोल्टेज बोला जाता है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू ए का, मुझे पहले मैं यूनिट निकाल लेता हूं, और यहां पर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से मुझे ए का यूनिट पता चल रहा है, दैट इज वोल्ट अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर जूल अपॉन कूलम्ब मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन लिखो, ए का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन लिखने जाएंगे हम, तो जूल होता है एम एल टी की पावर माइनस 2, नहीं एम एल टी की पावर माइनस 2 तो फोर्स होता है ना, हाँ एम एल टू टी की पावर माइनस 2 अपॉन कूलम होता है एम्पियर इंटू टाइम, यानी एम्पियर इंटू टाइम, ये आपका कूलम हो गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ए का डायमेंशन है एम, एल स्क्वायर कट, ए की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2, ये आपका ए का डायमेंशन हो गया। चलिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन का तो हम जानते थे, इट इज माइनस डेबा वी बाय डेबा एक्स आई कैप माइनस डेबा वी बाय डेबा वाई जे कैप माइनस डेबा वी बाय डेबा जेड के कैप। मैं यहां पर डेबा वी बाय डेबा एक्स करके दिखा रहा हूं, डेबा वी बाय डेबा वाई आपको करना है, डेबा वी बाय डेबा जेड आपको करना है, फिर उसकी वैल्यू को लिखना है। सो लेट्स टॉक अबाउट डेबा वी बाय डेबा एक्स, इसकी बात करते हैं। तो डेबा वी बाय डेबा एक्स क्या होगा? डी बाय डी एक्स आफ्टर कंसिडरिंग डी वी बाय डी एक्स कंसिडरिंग वाई एंड जेड टू बी कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मानेंगे हम लोग, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस
yz प्लस zx, d बाई डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रखा तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज y बचा, yz कांस्टेंट रखा 0, यहां से x कट गया, z बचा, तो हमें आंसर आ गया y प्लस z। तो ये हो गया मेरा डेबा v बाई डेबा x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा है, इट इज माइनस y प्लस z into I cap. Similarly, it's going to be minus x plus z j cap. Similarly, minus x plus y k cap. तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा जो आप सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में बोला है कि a को 10 मान लो। अच्छा, a तो मैं लिखना भूल ही गया, तो यहाँ a भी तो आएगा, यहाँ पर a भी तो आएगा, a हम भूल गए ना भाई, तो इसको a बाहर निकालो, कांस्टेंट है, तो यहां पर भी a बाहर निकालो, कांस्टेंट है, तो यहां पर भी a रखो यहां पर, और इसमें भी इस पूरे एक्सप्रेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर a को रखो इस तरीके से, राइट। अब ठीक है, तो अब जो है सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड मैंने 10 ले लिया है, एंड बाकी जो है, अच्छा माइनस बाहर निकालो तो -10, y प्लस z 1,1 यानी कि 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको निकल कर आ रहा है -20i प्लस j प्लस k। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी 20 मल्टीप्लाइड बाय √3। ये √3 कहां से आया, 20 वही रहा, i प्लस j प्लस k क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड दैट इज हाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसका यूनिट देखेंगे, देन द यूनिट इज गोइंग टू बी न्यूटन पर कूलम, which is the SI unit, because हम लगातार SI यूनिट के साथ डील कर रहे हैं। Now इस तरीके से मैंने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए। Now कॉपी कर लो इसको। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10th को मैं खत्म करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th में जो है हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में जानेंगे, उसी में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मुझे लगता है करीबन 20% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी भी बाकी है, सो शायद 1 से 2 सेशन और लगेंगे, एंड विल बी डन एंड डस्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्मेट में पड़ा होगा। जेडब्ल्यू वाले बच्चे अपना असाइनमेंट करो, नीट वाले बच्चे अपना असाइनमेंट करो डाउनलोड करके, सोल्यूशन भी वहीं रखा हुआ है। जेडब्ल्यू वाले अपना असाइनमेंट कर लेंगे तो नीट वाला सॉल्व करेंगे, नीट अपना असाइनमेंट कर लेगा तो जेडब्ल्यू वाला सॉल्व करेगा। तो ये ज्यादा बताने वाली बात है नहीं। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, फीडबैक दो अपना, शेयर करो वाइडली, दोस्तों को भेजो, सबको भेजो, लॉकडाउन में सबको पढ़ने में मदद करो। सो इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10th सेशन खत्म करते। थैंक यू सो मच, बाय बाय।